मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया था 2022 के अंदर, तो उस टाइम होता सीएमए का टोटल 3 एंट्रेंस एग्जाम। तो जो आईएसआई सीएमए का एग्जाम पैटर्न दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ऑब्जेक्टिव में क्या है, वी कैन एक्चुअली गेस ऑप्शन देख के काफी बार हम भी करते हैं, आप भी किए होंगे। एंड जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई मेंस या फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी नहीं आता है वो मैथ्स फिजिक्स या फिर इन्फॉर्मेटिक्स की ओलंपियाड क्वालिफाई करते हो, देन आपको सीएमए के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है। इफ यू आर इन टच विद योर टीचर्स, आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर। चलो, सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। दिस इज द सेकंड वीडियो इन द सीरीज आईएसआई सीएमआई। मेरा नाम है अनिरुद्ध चक्रवर्ती। मैं आईएसआई बैंगलोर से ग्रेजुएटेड हूँ, आईएसआई कोलकाता से पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ। सो गाइस, मेरा नाम है सुंदर राजपूत एंड आई डिड माय बैचलर्स फ्रॉम चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिक्स। सो दिस इज द सेकंड वीडियो। एज आई सेड, पहला वीडियो में हमने कवर किया था काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड टू आईएसआई अच्छा है आपके लिए या फिर सीएमए अच्छा है आपके लिए। तो उस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ बात किए हैं। आप उस पूरा सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और भी वीडियोस आएंगे। और आपके जो भी सवाल हैं इस कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो एंड वी विल डेफिनेटली आंसर देम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रिपरेशन फॉर आईएसआई एंड सीएमए। क्या डिफरेंसेस हैं प्रिपरेशन में, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम्स का, और माइंडसेट में क्या कोई डिफरेंस है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो सर आप बताइए। तो सबसे पहले हमें जो भी पुराने वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट्स में जो आए थे बहुत सारे डाउट्स, या फिर जो स्टूडेंट्स हमें टेलीग्राम के थ्रू अप्रोच करते हैं उन लोगों के हमारे पास कुछ कॉमन डाउट्स थे। तो हमने उन सारे डाउट्स को मिला के हमने कुछ 3-4 पॉइंट्स रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट मेक्स द आईएसआई एंड सीएमआई एंट्रेंस एग्जाम्स डिफरेंट? सो लेट्स स्टार्ट विद आईएसआई। आईएसआई से स्टार्ट करते हैं। तो आईएसआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वाइट सिंपल है। 2 पार्ट्स हैं। इट इज़ कंडक्टेड इन यूजीए यूजीबी। राइट। तो आप लंच से पहले यूजीए होता है, लंच ब्रेक होता है बीच में, बाद में यूजीबी पेपर होता है। यूजीए इज़ एन ऑब्जेक्टिव पेपर। you'll have 30 क्वेश्चंस +4 -1। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है कि ऑप्शंस होते हैं उसमें। +4 0 एंड +1। ओके, +4 0 एंड +1। इसका मतलब आपने अगर कोई सवाल सही किया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपने गलत किया है तो 0, नहीं अटेम्प्ट किए तो +1। सो दैट इज़ द पैटर्न फॉर द यूजीए पेपर। एंड यूजीबी में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सब्जेक्टिव मीन्स यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। सो इट कुड बी प्रूफ बेस्ड, इट कुड बी कैलकुलेटिंग समथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू डू दैट। एंड इट इज़ 8 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स ईच। तो 80 मार्क्स का पेपर है। एंड सीएमआई का बताइए। मैंने सुना है कि वो बहुत क्रेजी पेपर है। मतलब बहुत क्रेजी पैटर्न है सीएमए के एग्जामिनेशन का। आप समझ जाओगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो जो सीएमए का एग्जामिनेशन होता है एग्जैक्टली ऐसे की तरह वो भी 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव, पार्ट बी सब्जेक्टिव। अगर आपने ऑब्जेक्टिव का कट ऑफ क्लियर किया तो आपको सब्जेक्टिव का देने का कॉपी चेक होगी आपकी। हाँ, ये चीज़ आईएसए में भी है। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस। पहला पेपर अगर आपने क्लियर किया है उस साल के कट ऑफ के हिसाब से, तभी ही आपका दूसरा पेपर चेक होगा, सब्जेक्टिव पेपर चेक होगा। सो प्लीज कंटिन्यू। यहाँ से क्रेजीनेस होना स्टार्ट होती है। अभी आपको बताता हूँ और क्या होता है सीएमआई में। तो अगर जो पार्ट ए होता है दैट इज ऑफ अराउंड 40 मार्क्स होता है पार्ट ए। अगर आपका उसमें 24 के ऊपर स्कोर है तो आप पार्ट बी की आपकी कॉपी चेक होगी। ठीक है। अगर आप टॉप 400 के अंदर हो तो भी आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक होगी। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, या फिर आप 24 मार्क्स के ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए, या फिर आप टॉप 400 के अंदर होने चाहिए, तो आपकी पार्ट बी की कॉपी चेक होगी। अब यहाँ पे बताता हूँ कि मेरा जो पार्ट ए होता है सीएमआई का उसका पैटर्न क्या होता है। सो सीएमआई के जो पार्ट होता है उसके अंदर होता है टोटल 10 क्वेश्चन एंड ग्रेडिंग इज वेरी क्रेजी। अगर आपने चारों मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट होते हैं। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 के अंदर 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो अगर आपने अपने चारों पार्ट सही किए हैं तो आपको 4 मिलेंगे, 4 मार्क्स। ठीक है। बट अगर आपने 3 सही किए हैं और एक अटेम्प्ट नहीं किया, 3 सही है और एक अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आपने 2 अटेम्प्ट किए हैं, 2 सही अटेम्प्ट किए हैं एंड 2 आपके अटेम्प्टेड नहीं है, तो आपको मिलने वाला है 1 मार्क्स। अब इसके अलावा आपने कुछ भी और किया है, अगर आपका 1 सही है और आपने 3 अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने गलती से एक भी क्वेश्चन गलत कर दिया, एक मतलब एक पार्ट गलत कर दिया, तो आपको मिलने वाला 0 तो मार्क्स। आपने चारों अटेम्प्ट किया, एक भी गलत हो गया, हाँ, 0। डायरेक्टली 0। डैम। और अटेम्प्ट नहीं किए तो अटेम्प्ट नहीं किए तो 0। दैट्स इट। दैट्स इट। सो इट्स बेटर टू अटेम्प्ट ना, ऐसा भी नहीं है कि तुम छोड़ के आ जाओ। आई मीन
फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है जिसमें कि आपको 3 पार्ट का आंसर आ रहा है पर आपको एक पार्ट का आंसर हाँ, नहीं इट आ इज रहा है, बेटर टू अटेम्प्ट ओनली द 3। ओनली द हाँ, 3, दैट अगर इज, आपने तुक्का लगा के फोर्थ पार्ट को अटेम्प्ट किया और हाँ, आपने गलती से गलत कर दिया तो तो आपको पूरा जीरो है, पूरा जीरो हो जाएगा। क्रेजी। सो इसीलिए आपको थोड़ा सोच समझ के इसमें चीज़ें अटेम्प्ट करनी पड़ती हैं। ओके, एंड उसके बाद अगर आपने पार्ट ए क्वालिफाई किया तो आपको मिलने वाला है पार्ट बी की कॉपी चेक होगी आपकी, जिसके अंदर होंगे अराउंड आपके 6 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स ईच। तो पार्ट ए होता है अराउंड रफली रफली 40 मार्क्स का एंड पार्ट बी होता है रफली रफली 90 मार्क्स का। एंड जो ये पैटर्न है चेंज होता रहता है ईयर बाई ईयर, कभी पार्ट बी हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी हो जाता है, ओके, कभी नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देते हैं, वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। एंड इस चीज़ के बाद इफ़ यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन देन उसके बाद भी 2 पार्ट हैं, या तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा या आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ओके। तो अगर आप टॉप 35 के अंदर है कंट्री के अंदर देन आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, स्कॉलरशिप। Sumit sir comes under that category. Yes, he earns stipend and he fee waiver का क्या? यस, तो मैंने वही बोला कि हाँ, स्कॉलरशिप मिलने वाली है आपको। ओके, तो अगर आप टॉप 35 के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इन विच यू विल गेट दी स्टाइपेंड एंड आपको फी नहीं देनी पड़ेगी, ओके। एंड देन द सेकंड पार्ट जो बाकी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओके, ओके। CMA। ISI का वैसा कुछ भी क्रेजी नहीं है, हर साल सेम पैटर्न रहता है। तो आप लाइक यू विल हैव एन आइडिया कि क्या आप फेस करने वाले हो। सो सीएमआई के जो प्रोफेसर हैं वो चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, मल्टीपल अच्छा, चीज़ें, अच्छा, अच्छा। तो इसीलिए मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है, तो दैट इज गुड कि एंड देयर इज इंटरव्यू राउंड एग्जाम के बाद? कभी कभी इंटरव्यू भी रख लेते हैं हम लोग। कभी कभी, तो दैट्स आल्सो नॉट स्टैंडर्ड। आई थिंक ISI में भी मैं जब था तो इंटरव्यू था। आई थिंक पिछले 2-3 सालों से नहीं इंटरव्यू हो रहा है। नहीं हो रहा है। एंड एंड दे माइट चेंज दैट एज वेल, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट द इंटरव्यू राउंड एज ऑफ नाउ, बट एग्जाम तो या यही रहेगा। हाँ, बट सीएमआई में चीज़ें क्रेजी होती रहती हैं। तो जैसे कि जब मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया था 2022 के अंदर, तो उस टाइम हुए थे सीएमआई का टोटल 3 एंट्रेंस एग्जाम, 3 बार हुआ था 3 entrance बार बैचलर्स का। कितना गैप में? मैं रीजनिंग बताता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले जो डेट थी दैट वाज 22 ऑफ मई, जिस टाइम मैंने दिया था सबसे पहली बार। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि केवीबी देने वाले, सॉरी केवीबी वाई का एग्जाम भी दे रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ था, डेट क्लैश हो रही थी, इस वजह से तो जो भी स्टूडेंट केवीबी वाई के लिए अपियर हो रहे थे उन सारे लोगों के लिए एक डिफरेंट डेट रखी हुई अच्छा, थी। ओके, एंड उसके बाद ही पता नहीं कुछ हुआ था कि कुछ स्टूडेंट के साथ वहां पे भी डेट क्लैश हो रही थी, तो थर्ड टाइम भी एग्जामिनेशन लिया था। तो उस टाइम टोटल 3 बार एग्जामिनेशन लिया। दैट इज गुड इन ए वे कि वो कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि या हाँ, सो डेफिनेटली। दे आर एक्चुअली क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द बट एस्पिरेंट्स। एक और चीज़ है यहाँ पे, जी बताइए। जो मैंने एग्जामिनेशन दिया था 22 ऑफ मई को, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं था। जो भी स्टूडेंट थे मार्क्स से बेस पे क्वालिफाई कर गए। बट जो बाकी के राउंड्स, मतलब कभी एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें थे इंटरव्यू राउंड्स। तो ये चीज़ होती रहती है। वाओ, वाओ। Okay, so now guys we will move on to the second question, that is how to prepare smartly, like pattern क्या होता है, level of examination and time management, ये सारी की सारी चीज़ें। तो आई थिंक एक तो है कि एग्जाम्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। ओके, ओके। तो जो आईएएस और सीएमआई का एग्जाम पैटर्न है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, राइट। एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन होने वाली वो दोनों एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग नहीं होने वाली। सिलेबस इज आल्सो Same. एग्जैक्टली द सेम। पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम, सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम, डिफिकल्टी लेवल इज एग्जैक्टली सेम। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीएमआई के लिए कुछ अलग होने वाला है, आईएसआई के लिए कुछ अलग होने वाला है। डेफिनेटली चीज़ें यहाँ पे सेम होने वाली सेम हैं। होने वाली है। बस अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से प्रिपेयर करने से पहले, है ना, कि एग्जाम में क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या कवर होंगे। ये तो बेयर मिनिमम है। ये तो तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, बेयर मिनिमम नॉलेज अबाउट क्या करना चाहते हो वो होना चाहिए। एंड इन जनरल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी सिलेबस उसमें कवर हो जाता है। एग्जैक्टली। राइट। एंड एडिशनली अगर कुछ करना है तो सब्जेक्टिव पेपर पे आई थिंक बच्चों का ज़्यादा फोकस होना चाहिए ISI CMA के लिए। तो मेरे हिसाब से तो प्रूफ राइटिंग एंड डिटेल में समझना, लाइक ऑब्जेक्टिव में क्या है, वी कैन एक्चुअली गेस ऑप्शन देख के। काफ़ी बार हम भी करते हैं, आप भी किए होगे कि वी गेस द ऑप्शंस एंड काफ़ी बार सही भी हो जाता है। एंड लॉजिक भी ऐसे हो जाता है कि ऑप्शन चेक कर रहे हैं, सही हो गया, डाल दिए। बट सब्जेक्टिव में वैसा नहीं है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ लाइक ISI CMA का पेपर इसीलिए बहुत प्रेस्टिजियस, लाइक टफ, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर इट इज़ टेस्टिंग द रियल एबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स, इसीलिए होता है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है वहाँ पे। एग्जैक्टली। एंड आप क्या बोलते हो? सो जैसे सर ने आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे स्टूडेंट जो कि जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए पेपर आसान होने वाला है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पेपर आसान होने वाला है, बिकॉज जो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इसके अंदर होते हैं 2 तरीकों के एक पूरा कंप्लीटली मैथमेटिक्स आता है। तो इसमें ओलंपियाड मैथमेटिक्स भी कवर होती है, जो कि स्कूल्स के अंदर नॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती है। एंड जो स्टूडेंट्स IIT जेई मेंस या फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी नहीं आता है, वो उनको प्रूफ बेस्ड चीज़ें नहीं आती हैं, या फिर उनको ओलंपियाड मैथमेटिक्स नहीं आती है, लाइक प्योर ज्योमेट्री, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, Right. कॉम्बिनेटरिक्स, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा। मतलब अलजेब्रा नंबर थ्योरी थोड़ा थोड़ा आता है बट नॉट इन ग्रेट डिटेल।
तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ISI-CMI मतलब जो IIT जेई स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए कुछ एडवांटेज है, बट मैं ये बोलूंगा जो स्टूडेंट्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक प्री आरएमओ, राइट। लाइक आरएमओ, लाइक इनमो, तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एडवांटेज होता है, बिकॉज उनको प्रूफ भी चीज़ें लिखनी आती हैं, प्रूफ लिखने आते हैं, एंड साथ ही में ओलंपियाड पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है। वेरी नाइस सो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि ये सर। डिफरेंस है एक। सो आप IIQM क्लियर किए थे एंड आप आरएमओ राइट। जैसे, सो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से वो कैसे आपको एग्जैक्टली हेल्प राइट, किया। तो जैसे कि मैंने क्लास 10th के अंदर मैथ्स ओलंपियाड देना स्टार्ट किया था, तो मैंने क्लास 10th में प्री आरएमओ एंड आरएमओ दोनों क्वालिफाई किए थे इन 2019, एंड उसके बाद मैंने 11th एंड 12th के अंदर आई टोटली फोकस्ड ऑन माई ओलंपियाड्स। ओके। ओके, तो मैंने ऐसा, मेरा कोई एम नहीं था कि मैं CMI की अलग से प्रिपरेशन करूंगा। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि अगर मेरा इनमो निकलता है देन दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज एक और चीज़ है मैंने जो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की अभी, कि अगर आप इनमो दैट इज इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, या फिर INPHO इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, या फिर INY दैट इज इंडियन नेशनल ओलंपियाड ऑफ इंफॉर्मेटिक्स, मैथ्स फिजिक्स या फिर इंफॉर्मेटिक्स के ओलंपियाड क्वालिफाई करते हो, देन आपको CMI के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिलने वाला है विद स्कॉलरशिप। एंड ISI के अंदर भी आई गेस कुछ सेम या चीज़ है। इनमो अवार्डीज को डायरेक्ट एडमिशन Yes, है। तो आई थिंक I- इंटरव्यू राउंड जब हमारा था तो इंटरव्यू दे हैड टू फेस, अदरवाइज डायरेक्ट एंट्री था। इंटरव्यूज तो इतना इट्स फर्क नथिंग, लाइक अगर आपने इनमो क्लियर किया है तो इंटरव्यू इज नथिंग। राइट। तो जब मैं 11th और 12th में था तो मेरा मेन एम था कि मैं इनमो निकालूं जिससे कि मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिले। राइट। तो बट मेरा इनमो नहीं क्वालिफाई हो पाया था, तो उसके बहुत वेरियस रीजंस से, तो वो अलग That's कभी fine, डिस्कस करेंगे। तो मेरा इनमो क्लास 12th में क्वालिफाई नहीं हुआ था। हम्म। तो जब मेरा इनमो नहीं निकला था, उसके बाद का जो मेरे पास टाइम बचा था, उस टाइम पे मैंने सोचा था कि अब मैं अपना कैलकुलस भी पढ़ूंगा एंड CMI के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। Right. तो क्लास 10th 11th 12th में मैंने ओलंपियाड से फोकस किया था, प्रूफ बेस्ड चीज़ों के ऊपर फोकस किया था, एंड लास्ट से कुछ बचे हुए टाइम के अंदर मैंने अपना जेई वाला मैथमेटिक्स भी कवर करने की कोशिश की थी। बट जो मैंने मेनली क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मेरे ओलंपियाड से ही रिलेटेड थे। Okay. तो जेई वाले प्रॉब्लम्स के अंदर मुझे कुछ कुछ स्कोर मिला होगा, मतलब जैसे कि ऑब्जेक्टिव मैं क्वालिफाई सॉल्व कर पाया हूँ बट सब्जेक्टिव नहीं। तो तो एडिशनली बस कैलकुलस था जो आपके लिए नहीं, आपको या ज्यादा मेहनत करना पड़ा, या लाइक पढ़ना पड़ा जो एडिशनल। मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ, जो आर्मी तक हाँ, नहीं पढ़े थे। और मुझे कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था कैलकुलस वगैरह में, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था पढ़ने का। Okay, that's great. या एंड व्हाट अबाउट यू? मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी सिंपल था। आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT जेई या लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस, राइट। एंड उसके साथ साथ मैथ्स में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट था, तो काफ़ी कर रहा था। अनलाइक सर, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन कैलकुलस। तो आप देखे होंगे मेरे वीडियोस में भी कि मैं बहुत लाइक आई एम वेरी वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट। एंड मैंने अपने सर का दिमाग ख़राब करके रख दिया था सवाल पूछ पूछ के, क्योंकि मुझे सब्जेक्टिव आंसर लिखने थे। तो आई वाज वेरी वेरी लाइक, एक तरह का डर भी था कि सही है गलत है। तो सर मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिए थे। लाइक इफ़ यू आर इन टच विद योर टीचर्स, आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट, कि आप पूरा आपके टीचर्स को भरपूर इस्तेमाल करो। राइट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता बताइए हूँ। बताइए। एक टीचर थे जो कि जब मैं क्लास 10th में था तो उस टाइम मैंने ज्वाइन की थी। राइट। सो मैं क्लास 10th 11th 12th में एनरोल था फॉर IIT जेई एडवांस। ओके। पर मैं क्लास 10th के बाद कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे IIT जेई तैयारी नहीं करनी थी। तो मुझे घर से बहुत बैकलैश था इस चीज़ के बारे में कि मैंने कोचिंग की पूरी फीस भरवाई पर मैं कोचिंग नहीं जाता था। बट मुझे उस चीज़ का काफ़ी दुख भी हुआ करता था उस टाइम पे, जब तक मेरा CMI का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला था। तो बट वहाँ पे एक टीचर थे जिनका नाम हरियंक यादव था, एंड ही टॉट इन मैथमेटिक्स। लाइक उन्होंने मेरा बेसिक्स क्लियर किया IOQM एंड RMO का, एंड उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी क्लास 10th तक। ठीक है, उसके बाद क्लास 11th और 12th में कोविड आया, तो उस टाइम पे कोचिंग ऑनलाइन थी। बट उस टाइम भी सर मतलब ओलंपियाड उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब फिर भी इनमो इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सर भी मुझे ये बोलते थे कि वो इनमो की मुझे तैयारी नहीं करवा पाएंगे, बट ही कैन टेक आउट टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स विथ मी। मतलब कि हम 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बैठ के एक साथ हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं साथ जूम में। में या फिर जूम में नहीं, पर्सनली मिलके। लाइक, ओके ओके। तो जो सर थे वो भी ग्वालियर से थे, तो मैं उनके घर जाता था, हाँ, फिर वहां पे जाके हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे Okay. साथ ही में। वेरी तो इंटरेस्टिंग। एक ये चीज़ थी, तो ओके। मतलब टीचर का होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि सर ने भी बताया, इसलिए हाँ, मुझे बताना था ये चीज़। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। लाइक 11 12th में मैं आई वाज प्री व्हाट इज दैट, प्री कोविड एरा में मेरे 11 12th किया था, तो देयर वाज नो लॉकडाउन एंड ऑल दैट। सो लाइक टीचर थे, आई एंड वहाँ के टीचर लाइक ही वॉज वेरी फ्रेंडली, अनुज सर। एंड उनसे पहले राजेश सर करके एक थे, दे बहुत डांटते थे। एंड दैट्स वाई आई वॉज सिटिंग। हमारे क्या होता था ना, एक स्टेज होता था, बच्चे यहाँ पे कुर्सी लगा के बैठे हैं, टीचर स्टेज पे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, या मैं स्टेज पे जाके टीचर के सामने उधर नीचे बैठ जाता था। ओके। बैठ के उधर देख रहा हूँ, कुछ भी डाउट आ रहा है पूछ रहा हूँ, वो डांट रहे हैं गाली दे रहे हैं, डजेंट मैटर, मैं पूछ रहा हूँ। एंड दैट वाज आई थिंक ए बिग एसेट, है ना, एज एन एस्पिरेंट। और एस्पिरेंट छोड़ो, इन जनरल आपको लर्निंग क्यूरियोसिटी है, टीचर के साथ बैठ के सवाल जवाब करना इज अ बिग एसेट, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट
काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि क्या होता है ना, इन जनरल कोई चीज़ बता दिए सर ने, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेप्ट, हाँ सर बोले तो सही होगा, बट पूछ पूछ के क्यों सही है वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक सब्जेक्टिव में वही देखा जाता है। एग्जैक्टली इट बिकम्स वेरी अपेरेंट। अगर आपने कोई चीज़ डायरेक्टली लिख दिया बिना एक्सप्लेनेशन के, टीचर आपको मार्क्स नहीं देने वाला है। बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि ये तो बस ऐसे ही लिख रहा है, इसको समझ नहीं है इस बात। फेक सॉल्विंग। हाँ, फेक सॉल्विंग। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिफोर द एग्जाम ओनली लर्न या एवरीथिंग इन डिटेल। तो पूछना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे सवाल करो, पूछो सर से, लिखो और दिखाओ कि सर क्या ये सही है। ये आप लोग आई थिंक हमारे साथ भी कर सकते हो, जब हमारे सेशंस होते हैं, यू कैन आस्क एंड ऑल दैट। मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो हमारे कोर्सेज है वेदांत ओलंपियाड स्कूल के अंदर, उसके अंदर वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क डाउट्स। तो मतलब Absolutely. मेरे जो भी मैं जैसे कि लेवल 5 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लेवल 6 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, लाइक ये हमारे लेवल्स हैं जिसमें हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो जो हमारे लेवल 5 लेवल 6 या फिर जो भी हमारे सीएमआई और आईएसआई के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स अगर मैं कुछ चीज़ बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मतलब मैं कभी भी कोई रिजल्ट डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ, पहले मैं उनको रिजल्ट देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि आप इस रिजल्ट को प्रूव करो खुद से। Absolutely. ठीक है, उसके बाद जब मैं प्रूव कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स पर डाउट होता है कि सर आपने ये क्यों लिख दिया, आपने ये कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है कि स्टूडेंट्स मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, बात ये है कि स्टूडेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग अ सर्टेन पॉइंट जब तक वो खुद क्लियर नहीं है उस चीज के बारे में। Which is so good. या Which is so good. एग्जैक्टली हाँ, तो इसीलिए आपको कभी इस चीज से शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप टीचर से डाउट पूछ रहे हैं, आपको बेझिझक डाउट पूछने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड क्लास इंटरेक्टिव तभी बनती है, आप ज्यादा तभी सीखते हो जब आप डाउट्स पूछते हो अपने टीचर से, राइट। एंड मतलब बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि ये पूछूंगा तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, वो दैट इज अ बकवास रीजन। एंड इनफैक्ट आपका दोस्त का डाउट क्लियर होगा शायद अगर आप पूछोगे। आप कुछ पूछ लिए, वो उसका दिमाग में होगा, वो शायद शर्मा रहा होगा पूछने से, राइट। एंड टीचर आपके लिए क्लियर किया, पूरा क्लास को बेनिफिट हो रहा है। सो इट्स एन ओवरऑल वेरी गुड एनवायरनमेंट। तो सर मैं एक चीज बताऊं, हाँ बताइए बताइए। जो स्टूडेंट होता है ना वो मेनली एक पॉइंट की वजह से डाउट नहीं पूछता है। उसको लगता है कि उसकी बेइज्जती हो जाएगी क्लास के सामने, राइट, उसकी बेइज्जती हो जाएगी और लोग उसको बोलेंगे ये तो डाउट पूछता है, ये तो बहुत सिली डाउट पूछ रहे हैं। पर मैं बता दूं, मेरी मतलब सर की या फिर कोई भी स्टूडेंट है उसकी कोई इज्जत नहीं है, मतलब अनटिल अनलेस यू आर एट अ सर्टेन लेवल। मतलब ये चीज़ थोड़ी फनी हो सकती है Right. या थोड़ी सीरियस हो सकती है, पर दिस इज अ फैक्ट। आप अगर सर्टेन लेवल तक नहीं है, आप किसी कंपनी के फाउंडर नहीं है, आपकी नेटवर्थ लेट्स से 100 या फिर 200 करोड़ नहीं है, तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं है, राइट। एवरीवन इज इक्वल। या सभी लोग इक्वल है। तो यस। ऐसा नहीं है कि आप देखो, जब तक आपकी इज्जत नहीं है तो कोई कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता है, राइट। यू आर एट सेम लेवल। तो जब तक ऐसा कुछ हो रहा है तब तक आप डाउट पूछो बेझिझक। एंड देयर इज मतलब आपको सोचना ही नहीं उसके बारे में कोई। इनफैक्ट अगर कोई कोई उस लेवल पे भी है, आई थिंक एलोन मस्क वगैरह सबका आप इंटरव्यू देखोगे तो दे आल्सो से कि मैं अपने टीममेट से बहुत कुछ सीखता हूँ, दे राइट, आल्सो आस्क अ लॉट ऑफ राइट, थिंग्स। सो एग्जैक्टली। या, देयर शुड बी नो हायरार्की। और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ से डर लग राइट रहा है या राइट। फिर टीचर आपको डांटने वाला है या फिर हाँ, बच्चे आपका मजाक उड़ाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट एट ऑल। बस वो क्लास के अंदर होता है कुछ दो तीन चीजें, दैट्स ऑल। हाँ हाँ मतलब वो हाँ। आपको एंड इग्नोर। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है बिकॉज आप पूछ रहे हो, तो आप सोचो उसका क्या माइंडसेट होगा, भाई वो राइट, कुछ सीखेगा ही नहीं अपने लाइफ में, वो बस उसको दूसरों का परवाह क्यों मजाक करना है आपको। वो बस दूसरों का मजाक उड़ाना सीखे मैक्सिमम। बस। So, sir, let's move on to the next हाँ चलो। problem. Common traps and myth about difficulty. हाँ, डिफिकल्टी एज हमने बात किया, सब्जेक्टिव पार्ट इज द मोस्ट जहाँ पे लोगों को लगता है Right. कि काफी Subjective और I can say हाँ, proof based प्रूफ part. बेस्ड, यस यस यस, जहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है, क्योंकि लोगों को डाउट होता है कि क्या मैं लॉजिक फ्लो सही है कि नहीं। Hmm. तो Right. आई डोंट थिंक इट्स हार्ड एज सच, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है वो। अगर आप विथ प्रैक्टिस दैट आल्सो बिकम्स वेरी नेचुरल, Right. एक लॉजिक फ्लो आ पाना काफ़ी आसान हो जाता है। एंड अभी हम देखते हैं कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें अपेरेंट होती हैं, Hmm. लेकिन बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि ओनली बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है, नथिंग Right. एल्स। Right. तो आप बार बार करते रहेंगे। आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपको कोई हाई फाई बुक्स की भी ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक में जो रिजल्ट्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उसको आप अच्छे से प्रूफ लिखना प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज़ अ गुड स्टार्ट, Right. राइट। तो काफ़ी डर वहाँ से हट जाता है जब आपके पास नॉलेज है। तो आप बताइए आपका। मतलब यही मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जो आपको प्रूफ बेस्ड चीज़ें वो आनी चाहिए। एंड एक और चीज़ मैं बोलूँगा, जो भी मेरी प्रॉब्लम होती है वो प्रूफ बेस्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। लाइक इट इज़ मोर, जो पेपर होता है हमारा ओलंपियाड स्टाइल का होता है, राइट। ओलंपियाड स्टाइल मतलब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, राइट। प्रूफ बेस्ड चीज़ ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको कोई चीज़ आप डायरेक्टली रिजल्ट के थ्रू निकाल पाओ, राइट। सब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्व करने में। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा प्रॉब्लम के ऊपर। तो आपको ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली आपने प्रॉब्लम देखा आपको नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे सॉल्व, यू हैव टू गिव सम टाइम ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। एंड दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने देखा है बहुत स्टूडेंट वो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और बोलते हैं सर मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। मैं उनको बताता हूँ कि जब तक आप प्रॉब्लम के ऊपर टाइम नहीं दोगे तब तक आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि आप एक डायरेक्टली रिजल्ट लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ट्रू।
एंड जो हमने प्रूफ बेस्ड चीज़ों के बारे में बात की, अगर जो भी आपकी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी, तो बस आप ये देखो कि उन एनसीईआरटी के अंदर किस तरीके से उन लोगों ने प्रूफ लिखा हुआ है। एंड अगर आप उन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे अपने बाकी प्रॉब्लम्स के प्रूफ लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाला है, आपका कोई मार्क्स कट नहीं करने वाला है। दैट्स इट। वेरी कॉन्फिडेंटली आप 8 के 8 सवाल, आई मीन मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, Right. 8 के 8 सवाल या फिर सीएमए के 6 सवाल, दैट विल नॉट बी अ बिग डील एट ऑल। राइट। एंड आपको ये आदत, आई थिंक इट इज़ अ गुड हैबिट कि आप कोई क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है तो आप उसके साथ जूझ के कर रहे हो, दोस्तों से पूछ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, सर से पूछ रहे हो। अगेन ये वहीं पे आ गया कि टीचर्स के साथ डिस्कस करो सब कुछ। Correct. कोई भी डाउट है मान मत लो, बी कंप्लीटली कन्विंस्ड कि आप कुछ सही ही कर रहे हो, है ना। आपको कुछ भी डाउट है तो डाउट नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। आई थिंक हो जाएगा, डर हट जाएगा जब डाउट नहीं होता है दिमाग में। So guys, let's move on to the last Okay. problem, that is solution. Sorry, what examiner actually looks for in solutions in अच्छा, आपके subjective paper? सॉल्यूशंस में एग्जामिनर क्या Yeah, देखता है? right. आई थिंक यही कि मतलब हम भी पेपर चेक करते हैं सर, Right. यहाँ पे लेवल्स के जब टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज, तो हम भी पेपर चेक करते हैं, तो हम आई थिंक यही देखते हैं कि क्या लॉजिक फ्लो Correct. फॉलो कर रहे हैं। Right. क्योंकि क्या होता है यूजुअली प्रूफ में, क्या है, गिवन है कुछ, वी वांट टू प्रूव समथिंग, बीच का चीजें कनेक्ट करने हैं, एंड इज दैट मैथमेटिकली एंड लॉजिकली वेल कनेक्टेड, Right. वही देखते हैं। मतलब और ऐसा नहीं है कि काफी लोगों को ये भी डाउट होता है। मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया था जिसमें बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये मैं यूज कर सकता हूँ, क्या पर्टिकुलर थ्योरम यूज कर सकता हूँ। इफ इट इज ऑब्वियस यूज करो, आई मीन उसको मेंशन कर दो अच्छे से कि एग्जामिनर को देख के लगे कि हाँ ये जानता है, ये बस ऐसे ही नहीं लिख दिया। लॉपिटल्स रूल सपोज डिफरेंशिएट कर दिया बस, क्यों, लाइक कुछ तो एक्सप्लेनेशन लिखो, लॉपिटल्स रूल क्या बोलता है एग्जैक्टली, Exactly. 2-3 लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखो एंड दैट इज एनफ। तो बस यही देखते हैं कि बच्चा एक्चुअली क्लियर है कि नहीं वो क्या लिख रहा है। अब बताइए। सर वही है, जैसे कि मुझे, हम अभी बेंगलोर में, राइट, और मान लो मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ओके, तो मेरे पास बहुत सारे वेरियस रास्ते होने वाले हैं, बाय रोड, बाय एयरप्लेन, बाय सी, घूम के मैं जा रहा हूँ। घूम के भी जा सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं बाय रोड से जा रहा हूँ। Yeah. अब ऐसा नहीं है कि मैं पहले बैंगलोर से दिल्ली गया, सॉरी बैंगलोर से मैं हैदराबाद गया, फिर वहां से मैंने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, मतलब मैं टेलीपोर्ट कर गया दिल्ली तक डायरेक्ट। मतलब मैं टेलीपोर्ट कर गया, इसका मतलब ये है कि जो बीच का पार्ट है वो मुझे पता ही नहीं मैं गया कैसे, राइट। तो जब आप सॉल्यूशन लिख रहे हो अपना लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तो आपकी जो लाइन 2 है वो लाइन 1 से कनेक्टेड तो होनी चाहिए ना किसी तरीके से। Right. एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइन 2 टेलीपोर्ट करके आ गए लाइन 1 से। सो हेंस प्रूव्ड, ऐसे थोड़ी होता है। सो इसलिए एग्जामिनर जब आपकी कॉपी Right. चेक कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि आपकी लाइन 2 लाइन 1 से किस तरीके से कनेक्टेड है, और आपका वही सॉल्यूशन फ्लो किस तरीके से चल रहा है। तो जैसे सर ने बोला एग्जैक्टली, मैंने वही बताया कि इस तरीके से चीजें चलनी चाहिए। ट्रू, एंड एलिगेंट सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे आप शॉर्टेस्ट रूट ले रहे हो, राइट। है ना। सो एंड शॉर्टेस्ट रूट एंड लॉजिकली करेक्ट रूट Correct. ऑफ कोर्स, है ना। Right. सो या वेरी नाइस सर, वेरी गुड एग्जांपल, काफी मस्त समझाई। सो गाइज, ये हमारी प्रॉब्लम थी जो भी स्टूडेंट्स हमने पूछी थी, व्हाट लाइक मेक्स द आईएसएन सीएमआई एग्जामिनेशन डिफरेंट। तो अगर आपके और भी कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन जस्ट आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, एंड अब हमारी अगली वीडियो के अंदर उसको कवर करने वाले हैं। सो जो भी आपके डाउट्स होने वाले हैं एग्जामिनेशन रिलेटेड, सारे भी है। पूछिए आप। सब कुछ आपको कुछ भी डाउट है बेहिचक पूछो। अगेन वही बात कर रहे हैं हम, कुछ भी डाउट है पूछो, Right. ठीक है। दैट्स इट। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, And please make sure to like, subscribe Vedantu Olympiad School for more upcoming sessions. And जो भी वीडियो होने वाली है वो सारे के सारे एक प्लेस के अंदर हमने ऐड कर दिया, एंड वो लिंक Description में डिस्क्रिप्शन के अंदर। So guys, that's it for this video. Yeah. Thanks for joining. Bye bye. Bye all. बाय बाय, गुड डे।